फ्रेंड्स, आज हम आनुवंशिकी में डिस्कस करते हैं आनुवंशिकी शब्दावली के संदर्भ में, अर्थात जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। यानी जेनेटिक्स में या आनुवंशिकी में कौन से शब्द यूज किए जाते हैं या कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती है जो आनुवंशिकी के अध्ययन में हमें सहायता प्रदान करती हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं एलील्स या एलीलमॉर्फ। एलील्स या एलीलमॉर्फ जीवों के प्रतिवर्ती या विपार्श्वी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये एक जोड़ी जीन होते हैं जो समजात गुणसूत्रों पर समान लोकाई पर विस्थल पर उपस्थित होते हैं। समान लोकाई या विस्थल पर उपस्थित होते हैं। लोकाई या विस्थल गुणसूत्र पर उपस्थित जीन की पोजीशन को इंगित करते हैं। यानी समजात गुणसूत्र पर किस दूरी पर, किस डिस्टेंस पर, कहाँ पर जीन स्थित है उसे हम लोकाई या विस्थल कहते हैं। तो समजात गुणसूत्रों के ऊपर समान दूरी पर जीन उपस्थित होते हैं, कारक उपस्थित होते हैं। इन्हें हम संयुक्त रूप से एलील या एलीलमॉर्फ के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दो समजात गुणसूत्रों के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक जीन को टी, कैपिटल टी के द्वारा, दूसरे को स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। ये संयुक्त रूप से एलील कहलाते हैं। ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ एक जीन डोमिनेंट है, दूसरा जीन रिसेसिव है, इसलिए इसकी कंडीशंस विषम युग्म की प्रभावी या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को प्रदर्शित करती है, अर्थात ये जीव प्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें अप्रभावी लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता। इसी प्रकार से नेक्स्ट जीन या नेक्स्ट हम क्रोमोजोम में देखिए, जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों एलील या एलीलमॉर्फ कैपिटल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ये एक ही गुण के हैं, अर्थात इसमें जैसे टॉल के लक्षणों को रिप्रेजेंट किया गया है, पौधे की लंबाई को रिप्रेजेंट किया गया है, और एक साथ ये समान लोकाई पर उपस्थित हैं। ये होमोजाइगस डोमिनेंट हैं या समयुग्म की प्रभावी ये कहलाते हैं। चूँकि समान लोकाई पर स्थित हैं, ये एलील या एलीलमॉर्फ के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं समजात गुणसूत्र के ऊपर दोनों स्मॉल टी एलीलमॉर्फ उपस्थित हैं। ये समान लोकाई पर हैं, तो इन्हें भी हम एलीलमॉर्फ या एलील के नाम से जानते हैं। टी हम जानते हैं डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करता है, प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। स्मॉल टी रिसेसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात अप्रभावी लक्षण को रिप्रेजेंट करता है। जीन जिन्हें हम कारक या फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं या नेक्स्ट टर्म लेते हैं हम समयुग्म की व विषम युग्म जीव, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का तात्पर्य है कि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों एलील या एलीलमॉर्फ एक समान हों। जैसे प्लांट्स की लंबाई को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों जीन प्रभावी हो, जिन्हें हम कैपिटल टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस कंडीशंस को हम होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। या स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं दोनों स्मॉल टी, तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से हम कहें विषम युग्म की का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि एक जीन डोमिनेंट होता है, इसमें एक जीन रिसेसिव होता है। क्योंकि दोनों जीन होमोलोगस गुणसूत्र पर समान लंबाई पर उपस्थित होते हैं या समान लोकाई पर उपस्थित होते हैं या विस्तर पर उपस्थित होते हैं, इनकी पोजीशन समान होती है, मगर इन्हें हम विषम युग्म की या हेटेरोजाइगस जीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं फेनोटाइप। फेनोटाइप जीवों या पेड़ पौधों या जंतु में जब हम बाहरी आकार, आकृति, रंग रूप को देख करके लक्षणों की पहचान कर सकते हैं, इसे हम फिनोटाइप कहते हैं।
जीव किसी भी जीव की बाह्य आकार, आकृति, रंग रूप के आधार पर हम लक्षण बता देते हैं तो वो फिनोटाइप कहलाता है या लक्षण प्रारूप कहलाता है। ये आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाली टर्म है। जब बाहर से देख करके हम जीव के लक्षणों को अध्ययन कर सकते हैं या बता सकते हैं, वो लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आ जाते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप जीनी संरचना को रिप्रेजेंट करता है। ये जीव की जीनी संरचना का अध्ययन करके हम ये बता सकें कि जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो जीनी संरचना के आधार पर हम जब गुणों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात ये हम बाहर से अध्ययन नहीं कर सकते, ये गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित जीन का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि जैसे होमोजाइगस जीन है या हेटेरोजाइगस जीन है, कौन सा जीन डोमिनेंट है, कौन सा जीन रिसेसिव है, इसकी लोकाई कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, कौन से गुणसूत्रों पर ये उपस्थित हैं। इस प्रकार की जो अध्ययन किया जाता है उसे हम जीनी प्रारूप कहते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जीन के अध्ययन के द्वारा जीव का अध्ययन किया जाता है, उसके लक्षण का अध्ययन किया जाता है, वो जीनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बैकक्रॉस, या नेक्स्ट टर्म जो यूज़ की जाती है जिसे बैकक्रॉस के नाम से जानते हैं। इसे संकर पूर्वज या प्रतीक संकरण के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि जब F1PD का संकरण हम पेरेंट्स के साथ कराते हैं तो वो बैकक्रॉस कहलाता है। हम जानते हैं कि पेरेंट्स को क्रॉस कराने के बाद में हमें F1PD प्राप्त होती है। तो F1PD के जो जनक प्राप्त होते हैं या जो संतति प्राप्त होती है उसको पुनः हम पेरेंट्स में के साथ क्रॉस कराते हैं। ये पैतृक भी हो सकते हैं या मैत्रिक भी हो सकते हैं। इसे हम बैकक्रॉस के नाम से जानते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स यहाँ पर कैपिटल T के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, होमोजाइगस डोमिनेंसी को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से F1 जनरेशन्स को हमने लिया है विषम युग्म के अप्रभावी जनक के रूप में, या विषम युग्म की अप्रभावी संतति को हमने लिया है। ये दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं, क्योंकि एक इसमें पेरेंट्स हैं, दूसरा इसके अंदर F1 संतति है, इन दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें जो रेशियो अनुपात प्राप्त होता है संतति का, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये अनुपात 1:1 होता है या 50:50% होता है। या होमोजाइगस स्टाल, इसके अंदर जो जंतु या प्लांट्स प्राप्त होते हैं वो 50% होते हैं। इसी प्रकार से हेटेरोजाइगस स्टाल या विषम युग्म की प्रभावी जो जंतु या प्लांट्स हमें प्राप्त होते हैं वो 50% होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बैकक्रॉस के अंदर जब हम पेरेंट्स का F1PD के साथ क्रॉस कराते हैं तो इससे जो अनुपात हमें प्राप्त होता है वो 50:50 होता है या 1:1 होता है। इसी प्रकार से हम देखें टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की एक विशेषता ये है कि टेस्ट क्रॉस भी बैकक्रॉस ही कहलाता है। इसमें भी हम पेरेंट्स को पेरेंट्स या मैटरनल या पैटर्नल पेरेंट्स को क्रॉस कराने के बाद में हमें जो F1PD प्राप्त होती है, इस F1PD को हम जब पेरेंट्स के साथ किसी भी जो होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स है उसके साथ जब हम इसे क्रॉस कराते हैं तो इसे टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि पेरेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स हमें दिखाई दे रहा है और इसको हम क्रॉस करा रहे हैं होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स के साथ। जो गैमेट्स हमें जो प्राप्त होते हैं, हम देखते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ जो गैमेट्स प्राप्त होते हैं दोनों समान हैं। इसी प्रकार से होमोजाइगस रेसेसिव जो पेरेंट्स जिसको हमने क्रॉस कराया, जिसे हमें रेसेसिव कैरेक्टर वाले रेसेसिव लक्षण वाले युग्मक में प्राप्त होते हैं, इन दोनों का हम क्रॉस कराते हैं चेकरबोर्ड की सहायता से हमें समझें तो हम देखते हैं कि इनसे जो F1 संतति प्राप्त होती है, इसमें हम देख रहे हैं कि सभी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट संतति हमें प्राप्त होती है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट संतति जो प्राप्त हुई ये F1 जनरेशन है। चूँकि जब हम पेरेंट्स का F1 जनरेशन के साथ क्रॉस कराते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है, मगर इसमें पेरेंट्स होमोजाइगस रेसेसिव होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस की ये विशेषता है
कि जब हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ F1 का क्रॉस कराते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ये भी एक प्रकार का बैक क्रॉस ही है, मगर इसमें हम पेरेंट्स जो लेते हैं इसमें दोनों कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं, इनके साथ हम क्रॉस कराते हैं। जब इनसे जो F2 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है जिसको हम देखें तो उसका अनुपात भी 50:50 होता है, 1:1 हमें प्राप्त होता है। इसमें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 50% होते हैं, इसी प्रकार से होमोजाइगस रेसेसिव 50% होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये अनुपात 50:50 होता है, 1:1 होता है। ये हम जीनोटाइप, ये हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में देख सकते हैं कि दोनों में जो अनुपात होता है वो 50:50 प्राप्त होता है, या 1:1 हमें प्राप्त होता है। एक में हमें होमोजाइगस स्टाइल और हेटेरोजाइगस स्टाल जो बैक क्रॉस में प्राप्त होते हैं, मगर टेस्ट क्रॉस में हम जैसे ही F1 जनरेशन्स का पेरेंट्स के होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं तो हमें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट तथा होमोजाइगस रिसेसिव जंतु हमें प्राप्त होते हैं। इनका अनुपात 1:1 होता है। तो इसे हम ये जो टर्म्स सामान्यतः जो हम अध्ययन करते हैं इनको हम जेनेटिक्स में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।